हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो, फाइनल अकाउंट का जो ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2024 का, जिसमें फाइनल अकाउंट का ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब अगर ये दो क्वेश्चन जो है इस पेपर में पूछे गए, अगर उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, चाहे 4 बार प्रैक्टिस करो इसी क्वेश्चन की, ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो भी फाइनल अकाउंट आएगा, ठीक है, उसके सारे एंट्रीज, मैं बोलूं कि 99% क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो जाए। ठीक है, बस इस दो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको इस पेपर में करवाऊंगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फाइनल अकाउंट से डर के मत भागो, फाइनल अकाउंट आप करो, हो सके उतना क्वेश्चन की एंट्री करने की ट्राई करो और फिर खत्म करो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो, prepare the final account of Pralhad Limited as per the schedule 3 of the Companies Act 2013 as usual। जैसे आपको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस आपको दे रखी है, ये पूरे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि आपको ट्रायल बैलेंस जो है ना वो फटाफट से रीड कर लेना, मतलब एक नजर डाल दो, ऐसे पूरा रीड करने मत बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। जैसे पूरा रीड कर लो, जैसे यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस इक्विटी प्रीमियम, ठीक है, ऐसे फटाफट से, ऐसे आपकी सिर्फ नजर घूमनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर सिचुएशन वाइज सॉल्व करने का बता रहा हूं, वरना आप 1 घंटे लगा दोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए आपको पूरा फाइनल अकाउंट 1 घंटे में करके देता हूं, तो तुमको तो वहां पर आधे घंटे में करना है। ठीक है, तो फटाफट से ऐसे नजर घुमा लो कि क्या क्या दे रखा है, ऐसे फटाफट से। ठीक है, चल, सिर्फ नजर घुमानी फटाफट से कि क्या क्या हमारे टॉपिक में दे रखा है। अभी क्वेश्चन जो रीड करना है ना वो यहां रीड करना है। क्या लिखा है, स्टॉक जो है वो आपको दे रखा है 3,20,000 का, 10% आपको रिटर्न ऑफ करना है बैड डेट को, और प्रोविजन फॉर बैड डेट करना है 5% को। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% है, लैंड बिल्डिंग पे 5% है, टेंजिबल एसेट्स, अदर टेंजिबल एसेट्स पे, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को उन्होंने बोला है कि हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, राइट ऑफ कर देंगे। 50% नेट प्रॉफिट जो है वो आपको करंट ईयर में इनकम टैक्स प्रोविजन में ट्रांसफर करना है, करंट ईयर के प्रॉफिट का 50% टैक्स। डायरेक्टर जो है वो क्या बोल रहे कि भाई कुछ अप्रूवल दे रहे हैं, और डायरेक्टर ने बोला कि 1,00,000 रुपए आपको जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, ये 6 पॉइंट के 2 पॉइंट है। और डायरेक्टर बोल रहे कि हम लोग 8% प्रेफरेंस शेयर देंगे और 10% इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देंगे। ठीक है, चलो डिविडेंड दे देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और बस आपको मैंने बोला ना, ये दो क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, ये और इसके बाद वाला, अच्छे से कर लो, बहुत मजा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको फाइनल अकाउंट अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने देखो पहले से आपको पूरा बैलेंस शीट जो स्ट्रक्चर बताया था वो आपको एकदम रेडी करके रखना है, फटाफट से एग्जाम में रेडी कर लो पूरा, और फटाफट से एग्जाम में पीएनएल अकाउंट भी रेडी कर लो। ओके, पीएनएल अकाउंट भी रेडी कर लो 31/3/2024 का। ठीक है, बात ध्यान से समझना हर चीज का। ठीक है, चलिए, तो देखो उसके बाद तुम्हें क्या करना है वो मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करोगे, ये जितने भी आपके नंबर्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर 30 नंबर्स बताया, ठीक है, आप ये सारे नंबर्स के शेड्यूल बना लो। ठीक है, जितने भी हो सके उतने शेड्यूल बना लो, 20-30 तक जितने मैंने बनाए उतने। ठीक है, देखो ये मत देखने बैठोगे सर किसमें क्या एंट्री आएगी, उसमें हम देख के बनाएंगे, तो फिर हो गया, आप 2 घंटे में पेपर खत्म भी नहीं कर पाओगे। ये आपको काम करना है, फटाफट से सारे शेड्यूल बनाने ही है, और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो लाइनिंग वगैरह के पीछे, सीधा सीधा नाम लिखो और एक लाइन खींच के शेड्यूल बना दो। ठीक है, इसमें आपकी थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूं, वो सजेशन मेरा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड की एंट्री को फोकस करो, सिर्फ क्रेडिट साइड। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड की एंट्री कहां कहां जाती है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। आपका जो बैलेंस शीट है, ये रहा बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड की एंट्री सब यहां पर जाएगी कहीं ना कहीं पर, और फिर दूसरी यहां पर जाएगी। ठीक है, ये दो अपनी क्रेडिट साइड है।
और बाकी जो है वो डेबिट साइड। ठीक है, तो इतना याद रखो, तो एंट्री जो है वो सही करके तो आओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले वन बाय वन टिक करते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या है, तो टॉपिक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज का है 8%, 20 लाख, और इक्विटी शेयर है 10 रुपए का 30 लाख। ये क्या है, हमारे लिए कैपिटल है। और कैपिटल कहां जाता है, तो बेटा कैपिटल जाता है कैपिटल में, यहां पर कहां जाता है, कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। तो यहां पर लिखो 8% प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। कितना है बेटा, 20 लाख और 30 लाख। ये 20 लाख है और ये 30 लाख। ठीक है, ये ध्यान से हर एक एंट्री करनी है, बस सिर्फ सुनते जाओ और सिर्फ देखते जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, और कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व सब, ये तीन जो चीजें वो रिजर्व सरप्लस का पार्ट है। तो आपको यहां पर जाना है रिजर्व सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ कितना है, तो 1,54,000, तो 1,54,000। फिर उसके बाद है कैपिटल रिजर्व, ये है 1,60,000, तो यहां पर लिख दो 1,60,000। और फिर जनरल रिजर्व 1,65,000, ठीक है, सॉरी 3,65,000, हाँ 365, जनरल रिजर्व 365। अब मैंने ये क्यों अंदर लिखा, बिकॉज उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है पता है, देखो एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि हमें 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसमें 1 लाख रुपए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये ऐड करके बाहर 4,65,000 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल। देखो मैं जैसे करता जाता हूं ना, उसको देखते जाओ बस। फाइनल अकाउंट आप देखते जाओ, 4-5 क्वेश्चन की एंट्री देखते जाओ, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक दो चैप्टर, मतलब एक दो टॉपिक देखो, ठीक है, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर ही ऐसा है, थोड़ा लॉन्ग है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा। चलो, अब क्या है, प्रोविडेंट फंड भी है और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड भी है। अब यहां पर प्रोविडेंट फंड किसको बोलते हैं और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड किसको बोलते हैं। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, वो लायबिलिटी होती है और वो क्रेडिट साइड होता है। तो ये जो है ना वो प्रोविडेंट फंड है, और ये जो है ना वो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है 15,000। बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज अ डेबिट पार्ट। ठीक है, आप अपने प्रोविडेंट फंड में, अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंपनी कंट्रीब्यूशन दे रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो यहां पर हमें अभी क्रेडिट पार्ट पे थोड़ा फोकस करना है। तो 1,90,000 इज अ प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है प्रोविडेंट फंड। कितना है, 190। 190 इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए, उसके बाद डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब यहां पर भी कंफ्यूजन, सर डिबेंचर कौन सा है। तो डिबेंचर इज वन काइंड ऑफ लायबिलिटी, और वो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो नाउ ये होता है डिबेंचर, और ये होता है डिबेंचर इंटरेस्ट। मैं लिखते भी देता हूं ताकि तुम लोग अच्छे से इसको याद कर सको, अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, 6 लाख रुपए डिबेंचर का, कितना परसेंट डिबेंचर है, 10% का। चलिए, तो यहां पर डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो 10% डिबेंचर 6 लाख रुपए। उसके बाद देखो परचेस और सेल्स दोनों है। नाउ द परचेस इज अ डेबिट एंड सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट। ओके, तो यहां पर सेल्स जो है ये हो जाएगा, और परचेस तो आपको पता ही है डेबिट होता है। तो 60,70,000,
कहां जाएगा? तो सेल्स जो है ना वो तुम्हारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाती है, ये हो जाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले पॉइंट में जाता है। यहां पर 22 नंबर में जाता है, तो 22 नंबर में जाके लिखो, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स कितना था बेटा? 60,70,000। बस देखो ऐसे चुपचाप से पहले तो एंट्री पे फोकस करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मतलब ये चिंता करते हैं ना कि सर ये राइट होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे भी बोलते सुना है कि सर ये राइट तो होने ही नहीं वाला है, तो हम लोग इसको करें ही क्यों? ठीक है, तो ऐसी अगर सोच होगी ना तो भूल जाओ, तुम कॉर्पोरेट में पास भी होगे अच्छे मार्क्स से। ठीक है, सॉल्व करो, बात खत्म। अब देखो डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो डेटर्स इज ऑलवेज डेबिट, डेटर्स का डी और डेबिट का डी याद रख लो। ठीक है, तो ये डेटर्स हो गए और ये क्रेडिटर्स हो गए। तो 9 लाख जो है वो कहां जाएगा? तो वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, तो ट्रेड पेएबल में जाता है। किसमें जाता है? ट्रेड पेएबल में। क्रेडिटर्स कितना है? 9 लाख। मतलब बात आ रही समझ में? धीरे धीरे बस करते जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता ही जाएगा। अब देखो यहां पर सबसे खतरनाक टॉपिक होता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। तो ये जो होता है ना वो बिल्स रिसीवेबल होता है, और ये जो होता है वो बिल्स पेएबल होता है। और 1,20,000 का बिल्स पेएबल वो यहां पर ही आएगा, बिल्स पेएबल कितना आ जाएगा? 1,20,000। नाउ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो 3 लाख है। अब ये एक टाइप का रिजर्व है, तो ये 3 लाख का जो रिजर्व है वो यहां पर रिजर्व सरप्लस में लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए। चलिए, तो ये हो गया, ये भी हो गया। नाउ द पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पब्लिक डिपॉजिट, बताओ क्या हो जाएगा? 2 लाख। ओके सर। उसके बाद है सर सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम मतलब कि अदर इनकम हो गई, और अदर इनकम आपके पास यहां पर मिल जाएगी। देखो ये अदर इनकम मिल जाएगी 30,000। हो गया अच्छे से काम। नाउ दैट बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व। अब देखो यहां पर भी बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है। बैड डेब्ट इज ऑलवेज डेबिट, ओके, ये बैड डेट होता है और ये बैड डेट रिजर्व होता है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है पूरे टॉपिक का। ठीक है, इसको आप कहां पर कैसे लिखोगे? तो देखो इसको है ना आप लोग यहां पर लिखो, अदर एक्सपेंस में आओ 30 नंबर पे। अब देखो आप लोग सोचोगे कि सर ये तो 30 नंबर का शेड्यूल है, ठीक है, जो डेबिट साइड को बिलोंग करता है, तो एग्जैक्टली हमें बैड डेब्ट रिजर्व जो है ना वो यहीं पे लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। पहले लिखो बैड डेट, फिर वापस लिखो बैड डेट, फिर वापस लिखो बैड डेब्ट रिजर्व, और फिर वापस लिखो बैड डेब्ट रिजर्व। ये बात समझ में आई? नहीं भी आई हो तो पहले लिख लो, मैं फिर बताता हूं। इसको क्या करना है? दोनों को प्लस करना है, ये माइनस। याद करो, जब 12th स्टैंडर्ड थे ना तब पीएनएल अकाउंट में ऐसा करते थे। और ये जो होता था ना वो ओल्ड होता था, ये भी ओल्ड होता था, ये जो होता है वो न्यू होता है, और ये जो होता है वो भी न्यू होता है। और ये ओल्ड वाला चीज कहाँ लिखा जाएगा? तो ओल्ड वाला जो चीज है वो कहां से मिलेगा? तो सर ये 44 और 26 जो होता है ना वो ओल्ड वाला होता है, ये ओल्ड होता है, दोनों ओल्ड होता है, दोनों के दोनों 44 और 26। तो ये आ जाएगा 44,000 और ये आ जाएगा 26,000, ये माइनस होगा बस। और ये दोनों कहां से मिलेंगे? तो देखो थोड़ा सा टाइम दो, क्वेश्चन को मिल जाएगा। अभी इतना लिखो, आगे बढ़ो। ठीक है, चल फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, ये जो है गुड्स रिटर्न है।
डेट मीन्स के परचेस या तो फिर सेल्स रिटर्न। अब यहां पर एक बात समझो, तुम लोग जब परचेस करते थे तो कहां लिखते थे? डेबिट साइड। और सेल्स करते थे तो कहां लिखते थे? क्रेडिट साइड। ठीक है। अगर इसका रिटर्न होता है तो ये उल्टा होता है, मतलब समझो अगर ये जो सेल्स है ना, तो सेल्स रिटर्न इधर उल्टा होता है उसका, और ये परचेस है ना, तो परचेस रिटर्न इसका उल्टा होता है यहां। बात आई समझ में? तो ये जो चीजें है वो आपके लिए काम की है। सेल्स रिटर्न माइनस होगा सेल्स में से। ठीक है, तो पहले आपको सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है सेल्स में से। तो एक काम करेंगे, मैं यहां पर एक सेकेंड, मैं यहां पर जो सेल्स लिखा है ना उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देता हूं, ये रहा। और ये माइनस करके 60 लैक्स बना देता हूं। ठीक है, खत्म कहानी, एकदम सिंपल। अब परचेस जो है ना, वो बाद में जब परचेस लिखेंगे ना, तब उसमें से परचेस रिटर्न लेस कर देना। ठीक है, तो देखो और डेबिट और क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं डेबिट साइड अपना। अब डेबिट साइड लेंगे, और डेबिट साइड का जो टोटल है उसमें ध्यान से हर चीज टोटल टिक करते जाओ। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 15,000 कहां जाएगा? तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है। तो यहां पर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखेगा, ये रहा देखो 27 नंबर। ये लिखो, एम्प्लॉय बेनिफिट में कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना बेटा? 15,000। चलिए, उसके बाद देखो डिबेंचर इंटरेस्ट है 30,000, और डिबेंचर इंटरेस्ट 30,000 वो भी फाइनेंशियल कॉस्ट है। यहां पर आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ 30,000। अब देखो यहां पर एक खतरनाक पॉइंट है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। 10% डिबेंचर दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। कितने हैं? 6 लाख के डिबेंचर। तो 6 लाख पे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना ना? नहीं समझे? अगर मैं डिबेंचर पब्लिश करता हूं तो डिबेंचर के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000। नाउ 60,000 इंटरेस्ट नहीं दिया है, देखो सिर्फ 30,000 दिया। मतलब यहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट ईयरली 60,000 होना चाहिए बेटा, कंपल्सरी। बट इट इज ओनली 30,000। दैट मीन्स 30,000 डिबेंचर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है वो लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी हो गई तो लायबिलिटी साइड जाओ, और लायबिलिटी में एक एंट्री करके आओ। कहां गया? अदर करंट लायबिलिटी में एक एंट्री कर दो। क्या जाएगा? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट कितना? 30,000 है ओनली। टोटल 60,000 था, उसमें से 30,000 पे कर दिया था, तो 30,000 जो बाकी था वो यहां पर आएगा। चलिए, नाउ परचेस 2 लैक्स, सॉरी 26 लैक्स। अब परचेस है तो परचेस कहां आता है पता है? ये रहा देखो, परचेस का हम लोगों ने बनाया होगा, ये रहा मटेरियल परचेस। कितना है? 26 लैक्स। नाउ परचेस रिटर्न क्या करेंगे? इसमें से लेस करेंगे ना। तो परचेस रिटर्न यहां पर देखो देखने को मिला था 1 लाख, 1 लाख। और ये 1 लाख यहां से क्या कर देना बेटा? माइनस कर देना। तो मतलब ये 25 लाख बनेगा अपना परचेस। क्लियर? बड़े आगे डेबिट साइड और क्या है सर? डेटर्स, डेटर्स। ओके, कहां आता है? 16 लाख रुपए के डेटर्स है। डेटर्स कहां आता है? बताओ जरा, डेटर्स कहां आते हैं? यहां पर।
कितना है 16 लाख रुपए। अब ध्यान से मेरी बात यहां से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हारे डेटर्स जो है उसमें पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, 10% रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। बोला है ना 10% डेटर्स एज अ बैड डेट रिटर्न ऑफ करना है। तो यहां पर तुम लोग बैड डेट लिखोगे न्यू वाली, जो कि 10% है। किसका? इसका 10% करो तो ये आ जाएगा 1,60,000। अगर मैं इसको लेस कर दूं तो 1,60,000 में, सॉरी 16 लाख में से 1,07,000 लेस, मतलब 14,40,000। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है आगे, मेक द प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज 5% ऑन डेटर्स। 5% बैड डेट रिजर्व बना देना। तो आपके पास ये जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई उसका 5% करो तो तुम्हारे पास 72,000 क्या आ जाएगा, बैड डेट रिजर्व। और ये कौन सी वाली? न्यू वाली। और ये लेस करके तुम्हें इसकी वैल्यू को बाहर दिखाना है, तो 13,68,000 आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, पहले बैड डेट लेस करेंगे, उसके बाद की वैल्यू पे तुमको बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है 5%। और ये जो दोनों अमाउंट है 1,07,000 और 72,000 जो आपने लेस किया, उस लेस किए अमाउंट को यहां पर उसकी जगह पर लिखना है जो हम लोगों ने यहां पर लिखा था, 1,60,000 एंड 72,000। ठीक है, और इसको टोटल कर लो, 44,000, 160, 72 और 26 लेस करो। नाउ 2,50,000 आउटर साइड हो गया। देखो ये आ गया। एक टाइम था जब आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क घूम रहा था कि सर कहां से आएगा, आ गया। ठीक है, चलिए तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, 45 लाख की लैंड बिल्डिंग है, उसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, एक सेकंड, हमारा ऊपर से कुछ बाकी, हाँ एक बाकी रह गया, बिल्स रिसीवेबल बाकी रह गया 10 लाख का, सॉरी 1 लाख का, 1 लाख। तो बिल रिसीवेबल जो है वो यहां पर आपका लिखना पड़ता है, ये रहा। ट्रेड रिसीवेबल में ही लिखना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल, ये इधर लिख देता हूं, बिल्स रिसीवेबल 1 लाख रुपए का। थोड़ी जगह है ना, नेक्स्ट टाइम पे ज्यादा छोड़ देंगे तो लिख पाएंगे, कोई बात। हो गया, चलिए उसके बाद आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 45 लाख। लैंड बिल्डिंग क्या है, फिक्स असेट है। ओके, तो फिक्स असेट कहाँ आती है, ये रही टेंजिबल असेट में। तो यहां पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। बताओ बेटा क्या है, 45 लाख की। उसमें से डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। कितने का डेप्रीशिएशन है लैंड बिल्डिंग पे, तो ये रहा 10% डेप्रीशिएशन है लैंड बिल्डिंग पे। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग पे जो डेप्रीशिएशन है 10% है, तो 10% लेस करेंगे तो 4,50,000 होने वाला है। और ये लेस करके 40,50,000 हो जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में सब? ओके, फिर उसके बाद तुमको बोला गया है कि बाकी का प्लांट मशीन है, फर्नीचर है, ये भी तो असेट्स ही है। क्या इसके ऊपर डेप्रीशिएशन है? यस सर, देखो बोला है 5% ऑन अदर टेंजिबल एसेट्स, मतलब वही हो गया, लैंड बिल्डिंग तो हो गया, मशीनरी फर्नीचर और कोई भी एसेट्स है तो उसके ऊपर 5%, तो 25 लाख है और 6 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख है और फर्नीचर 6 लाख है। उसके ऊपर डेप्रीशिएशन जब तुम गिनो तो 5% गिनना, और इसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी गिनो तो 5%। चलो 25 लाख का 5% करो तो 1,25,000 होता है, और ये लेस करके बाहर लिखोगे तो 23,75,000 हो जाता है। 6 लाख का 5% करते हो तो 30,000 होता है बेटा, और 30,000 माइनस करके लिखो
5,70,000 हो जाता है। नाउ ये जो डेप्रिसिएशन तुमने लिखा 4,50,000, 1,25,000 और 30,000, ठीक है, ये जो तुमने तीन डेप्रिसिएशन लिखे ना, ये अपना एक्सपेंस के तौर पे पीएनएल में भी तो जाता है, और पीएनएल में हम लोगों ने यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बना के रखा, वहां पर 4,50,000, 1,25,000 और 30,000 लिख देंगे, लिखेंगे डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऑन फर्नीचर। हो गया। चल, उसके बाद कैश एंड बैंक, ये तो देखो सबको पता ही है कि कहां जाने वाला है, 1,93,000। कैश बैंक का यहां पर है अपने पास ये रहा। चल, फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखो क्लियर कट बोला है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 lakhs, ये कहां गया, ये रहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दिखाई है देखो ऊपर मैंने कि 12 महीने से ज्यादा टाइम का 2,15,000। ठीक है, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस कहां जाएगा, तो ऑफिस एक्सपेंस में ही जाएगा 2,10,000। ऑफिस एक्सपेंस 2,10,000। उसके बाद तुमको सैलरी दे रखा है 1,90,000। सैलरी कहां जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट में जाता है। सैलरी किसको देते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं, 1,90,000। ऑडिट फी इज योर नॉर्मल एक्सपेंडिचर, मतलब अदर एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, तो 70,000 ऑडिट फीस। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर्स फीस 3,50,000। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, देखो ये बोला है राइट ऑफ करना है, देखो ये रहा राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है इसका मतलब हम लोग इसको अदर एक्सपेंस में लिख देते हैं, क्योंकि आपकी जो बुक्स है ना उसमें भी एक क्वेश्चन जो आया है उसमें अदर एक्सपेंस में लिखा है, तो हम लोग इसको अदर एक्सपेंस में डाल के खत्म करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 52,000, वो भी यहीं पे आएगा। ओके, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ना वो राइट ऑफ करना है ऐसा बोला है, दैट्स वाई हम लोगों ने उसको अदर एक्सपेंस में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि बुक्स के अंदर भी जो क्वेश्चन है एक के इल्यूस्ट्रेशन में, वहां पर यही सेम ट्रीटमेंट किया है। वैसे देखा जाए तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऐसे डायरेक्टली पीएनएल में नहीं डाल सकते। ठीक है, जो आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट आता है ना उसमें से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन ठीक है अभी जैसी बुक्स में सॉल्यूशन है उस तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, फिर आता है इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। देखो अगर आप कोई भी एडवांस में पैसा देते हो तो वो आपकी असेट्स है, और वो असेट्स कहां जाती है, तो यहां पर अपने पास अदर करंट असेट्स में, या तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। कितना पे गया था भाई, 2 लाख का। ओके, नाउ स्टॉक है 1,60,000, कहां जाएगा, तो स्टॉक जो है ना वो बेटा यहां पर जाएगा, ये रहा चेंज इन स्टॉक। कितना है, 1,60,000। और एक खास बात, स्टॉक में देखो नीचे पहला एडजस्टमेंट है जिसमें बोला है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना 3,20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,20,000। तो 3,20,000 यहां से क्या करना है, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, और ये होता है ओपनिंग स्टॉक।
तो 1,60,000 में से 320 लेस करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला है 1,60,000 आएगा, वो माइनस में आएगा, तो माइनस में ही रहने दो, माइनस डिफरेंस माइनस में ही रहने दो, ठीक है। और एक और बात, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो आपका एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट से आपने अमाउंट लिया है, तो एडजस्टमेंट से अमाउंट लिया है तो क्लोजिंग स्टॉक आपको इन्वेंटरी में भी दिखाना पड़ेगा, ये रहा इन्वेंटरी 3,20,000। चलिए उसके बाद गुडविल जो है 3,46,000 इज इंटेंजिबल एसेट एंड पेटेंट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट। तो यहां पर अपने पास इंटेंजिबल असेट्स का भी पार्ट है, कहां गया भाई, ये रहा इंटेंजिबल, गुडविल एंड पेटेंट। गुडविल 346 एंड पेटेंट 130। ओके, अब आप एक बार सारे एडजस्टमेंट देख लो, सारे एडजस्टमेंट हो गए तो देखो हम लोगों ने 1 से 4 एडजस्टमेंट तो कंप्लीटली खत्म कर दिए, एकदम कंप्लीटली। नाउ द अदर एडजस्टमेंट 5 एंड 6 अपना थोड़ा बहुत बाकी रहता है, क्योंकि वो आफ्टर प्रॉफिट, मतलब जब आप प्रॉफिट लेके आओगे तब कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी करना एक ही काम है, अपने को यहां से 22 नंबर से टोटल करना स्टार्ट करना। सबसे पहले 22 नंबर से, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो आपकी सैलरी इनकम होगी, इसको टोटल क्या करेंगे 30,000 ही। फिर यहां पर 24 में कुछ नहीं आया, ये 25,61,60, ये टोटल करें तो क्या आ रहा है 190 प्लस 15,000, कितना आया 2,05,000। नाउ द 60,000, और ये कितना था भाई 450, 125 और 30, 250, 210, 70, 350, 40 और एक सेकेंड, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने कई ज्यादा लिख दिए, यस मैंने ना इधर एक जीरो ज्यादा कर दिया, 52,972, ठीक है। ओके, अब ये सारी जो अमाउंट है, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, ये 60 लैक्स, फिर 30,000, ये कहां लिखना है पता है, यहां पर लिखना है। आपका जो पीएनएल अकाउंट आ रहा है ना, उसमें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लैक्स, ये आ जाएगा 30,000, 60 लैक्स 30,000। उसके बाद ये तुम्हारा डैश था, परचेस कितना था, ये सब कितना था, चेंज इन स्टॉक 1,60,000 नेगेटिव आया था, ठीक है। आपका ये 972 आया, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया, ये 6,05,000 आया था, ये आपका 60,000 था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो था वो 2,05,000 आया था, और ये परचेस कितना था वो एक बार देख लेते हैं। देखो ये जितना भी आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 25 लाख रुपए, ये सब तुम्हारा यहां पर आने वाला है। ओके, तो 25 लाख, उसमें 160 माइनस 2,05,000, 160 माइनस करके 2,05,000 प्लस करो 60,000 प्लस 6,05,000 और प्लस और 972, ये आपका आया 41,82,000 आपका एक्सपेंसेस आया। नाउ द इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस करो, क्या आने वाला है 18,48,000, ये आपका प्रॉफिट आया। और ये प्रॉफिट में से तुमको बोला गया बेटा 50% जो है वो आपको करंट ईयर का इनकम टैक्स प्रोविजन करना है, तो कर लेंगे कोई बात नहीं। एक काम करो, इसका 50% टैक्स करो,
इसका 50% टैक्स करो तो ये 50% करने से 9,24,000 आएगा और 924 यहाँ पर बचता भी है। और ये जो 924 है ना वो अपना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, चलो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है, ये कहाँ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, 9,24,000 आने वाला है प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये जो टैक्स माइनस, देखो टैक्स तो आपने लिख दिया, अब ये जो बचता है, ठीक है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आप यहां पर ऐड कर लो। प्रॉफिट कितना, 9,24,000, इसको ऐड करने से 3 लाख ऐड करने से 12,24,000 तुम्हारे पास बचेगा और इसमें से तुम्हें करना है एप्रोप्रिएशन। अब इसमें क्या आता है, तो इसमें आपने जो जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए ना 1 लाख रुपए, वो यहीं से ट्रांसफर होके उधर गया, तो यहां से 1 लाख रुपए माइनस करके जनरल रिजर्व में लेके गए, यहां से ट्रांसफर करेंगे उधर। ठीक है, यहां से तुम ट्रांसफर करोगे इधर, ठीक है, यहां से अमाउंट वहां लेके जाओगे। उसके बाद तुमको क्वेश्चन में दो चीज और बोली है कि सर प्रेफरेंस शेयर पे 8% डिविडेंड देना है और इक्विटी शेयर पे 10% क्या देना है, डिविडेंड देना है, ऐसा बोला है। तो कोई बात नहीं, प्रेफरेंस शेयर जो है ये रहे अपने पास, इसके ऊपर 8% करो 20 लाख का, 1,60,000, तो ये आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड 1,60,000 और इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड देना है वो जो ये 30 लाख है उसके ऊपर 10%, 3 लाख आएगा। इक्विटी शेयर कितने थे, 30 लाख, उसका कितना परसेंट, 10%। और ये जो तुम लोगों ने यहां पर डिविडेंड दिया ना, वो डिविडेंड एक टाइप का प्रोविजन है, और ये प्रोविजन कहां जाएगा, यहां पर प्रोविजन में प्रेफरेंस डिविडेंड 1,60,000 और ये 3 लाख इक्विटी डिविडेंड, हो गया ये काम अपना फिनिश। और ये 12,24,000 में से 1 लाख माइनस करो, 1,60 माइनस करो और 3 लाख माइनस करो, तो ये जो आउटर साइड अमाउंट आने वाली है 6,64,000 आने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट लॉस तुमने यहां से बताया, ठीक है, वो हर एक एंट्री आप लोगों ने यहां पर बताई। अब इसका टोटल करो, 154 प्लस 160 प्लस 465 और प्लस 664, तो ये सब मिला जुला के 14,43,000 और ये 30 और 20 मिला के 50 लाख, ये आपका 6 और 2 मिला के 8 लाख, ये 1,90,000 ही रहेगा। यहां पर तुम्हारा 10,20,000 हो जाएगा टोटल। फिर उसके बाद ये 30 ही रहने वाला है और ये कितना रहने वाला है वो बताओ, 924 प्लस 160 प्लस 3 लाख, 13,84,000। ठीक है, मतलब देखो तुम यहां से अगर स्टार्ट करते हो कि सर 50 लाख, ओके, ये 50 लाख, ये 14,43,000, ये 8 लाख, ये 190, ये तुम्हारा 10,20,000, ये तुम्हारा 30,000
और ये है 13,84,000। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू आती है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर फीड इन करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देखो, ये पहले में 50 लाख है, यस सर। 14,43,000 है, यस सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग 8 lakhs है, यस सर। तो ये 190 है, ये डैश है। शॉर्ट टर्म बोरिंग डैश है, 10,20,000 है ये 30,000 है, और ये हमारे पास 13,84,000 है। नाउ योर आंसर 98,67,000। बोलो, बात आई समझ में? यस सर। अभी तुम्हारे पास असेट साइड का भी टोटल है, तो यस कर लो। देखो हमारे पास यहाँ पर असेट्स कितनी है? 40 lakhs, सॉरी हाँ 40,50,000, 23,75,000 और 5,70,000, 69,95,000 आंसर। ये टोटल करो 346 एंड 130। नाउ 4,76,000, नाउ 2,15,000, 2,193, 14,68,000, स्टॉक 320, बस खत्म। चलिए इसका टोटल करते जाइए, बताइए। 69,95,000, 4,76,000, 2,15,000, ठीक है ये। फिर उसके बाद 320, 14,68,000, 193,000 एंड 2 lakhs। ओके, चलिए एक सेकेंड। चलिए इधर टोटल करके लिखते जाइए, बताओ क्या है पहले। 69,95,000 है, 4,76,000 है, उसके बाद 2,15,000 है ये, फिर सीधा 3,20,000 इन्वेंटरीज में, फिर 14,68,000, ठीक है। उसके बाद 193, उसके बाद 2 lakhs और ये डैश, और सबका टोटल 98,67,000। चेक कर लो क्या ये सही आ रहा है अपना क्वेश्चन। देखो ये अपना और ये अपना क्वेश्चन सही हो गया, सही है ना। चलिए तो इस तरीके से पूरा फाइनल अकाउंट खत्म करना है। देखो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आप फाइनल अकाउंट करते हो तो इसी तरीके से करना पड़ता है, पहले पूरा शेड्यूल बना के ही करोगे, ठीक है। मैं तो देखो मेरे एग्जाम में तो ऐसा ही करके आया हूँ, ओके। और मेरे जो 5 ईयर के इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 15 साल हो गए आज, ठीक है। हर साल जो स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं इसी तरीके से करके भी आते हैं, और एग्जाम के अंदर मेरे जो स्टूडेंट है 5 ईयर के, उन्होंने फाइनल अकाउंट कंप्लीटली टैली करके भी आए, और कॉर्पोरेट के अंदर 50 आउट ऑफ 48, 50 आउट ऑफ 46, 45 के ऊपर ऐसे भी मार्क्स लेके गए हैं। मतलब यही है कि उनका फाइनल अकाउंट टैली हुआ होगा तभी गए होंगे, ओके। तो ऐसा मत समझो कि फाइनल अकाउंट हार्ड है। मैंने क्या बोला कि ये जो मैं करवा रहा हूं बस इतना भी कर लो ना, तो आपको फाइनल अकाउंट सही करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स और टेक केयर।